दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम बात कर रहे थे जो वन व्यावसायिक रूप से किस तरीके से बदले और फिर वनों में क्या प्रभाव आया। वनों के अंतर्गत हमने पढ़ा था एक जिला, एक स्टेट जिसका एक छोटा सा राज्य बस्तर। हमने देखा था वहाँ पर वनों में किस प्रकार से बदलाव आए और लोगों में किस प्रकार से वहाँ पर जीवन शैली में परिवर्तन आए। हमने देखा था एक छोटा सा गांव एरिया जो कि जावा का, इंडोनेशिया के जो जावा और सुमात्रा जो द्वीप पड़ते हैं छोटे छोटे, तो उनके बारे में हमने देखा था कि वहाँ के आदिवासी किस प्रकार से जनजाति जो कि प्रभावित हुई थी एक डच औपनिवेशिक काल में, एक डच जो कि एक अपनी कॉलोनी स्थापित करता है और किस प्रकार से वहाँ के लोगों को प्रभावित करता है। हमने देखा था बस्तर जो कि एक इलाका था, बस्तर दंतेवाड़ा आपने सुना होगा, जो कि काफ़ी नक्सली इलाका था। वहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से औपनिवेशिक काल में जो है उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई और लोग जो है अपने आप को किस प्रकार से बदलाव ले आए और किस प्रकार से वहाँ पर आंदोलन हुए, वन विद्रोह हुए, छोटे छोटे वन विद्रोह। साथियों, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं वनों की श्रेणी से ही और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब वनों से रिलेटेड एक जो मैदान होते हैं जहाँ पर सिर्फ घास फूस होती है, जिनको बोलते हैं चारागाह, और उन चारागाहों का उपयोग सबसे ज़्यादा चरवाहे करते हैं वहाँ पर मवेशियों को चराने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन चारागाहों की जहाँ पर वो चारागाह को खोजते खोजते चरवाहे बहुत दूर तक निकल जाते थे और किस प्रकार से चरवाहे अपने मवेशियों को ले जाते थे। और वहाँ पर कुछ चरवाहे, कई समुदाय बटे हुए थे चरवाहों के। कुछ समुदाय थे जो कि भेड़ बकरियाँ रखते थे, कुछ बड़े जानवर रखते थे जैसे ऊँट, इस प्रकार के जानवर रखते थे। तो हम ये जो अध्याय है आधुनिक विश्व के चरवाहे, आज इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। अगर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर लगभग बर्फीला इलाका है, यानी कि ठंडा प्रदेश है, बर्फ़ गिरने लगती है। तो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल, कौन? गुज्जर और बकरवाल। गुज्जर और बकरवाल ये दो समुदाय थे, चरवाहों के दो समुदाय थे जो कि अपने पास भेड़ बकरियां रखते थे और कुछ अपने पास जो कि ऊँट रखते थे। ये क्या करते थे ये चरवाहे? 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में हम देखते हैं कि चरवाहे चारागाह की तलाश में बहुत दूर दूर निकल जाते हैं और वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि कुछ पहाड़ियाँ ऐसी ऊंची जो शिवालिक, हम देखते हैं जब हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं तो जो शिवालिक की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में क्या होता है कि जाड़ों के सीज़न में बर्फ़ जमा हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है और वो चारागाह, जो बड़े बड़े चारागाह हैं, वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। जब बर्फ़ से पूरी तरह ढक जाते हैं, मवेशी उनको चर नहीं पाते, उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, इसलिए वो चरवाहे जो गुज्जर और बकरवाल हैं, वो जम्मू कश्मीर के शिवालिक की जो नीची वाली पहाड़ियाँ हैं, निचली पहाड़ियाँ जहाँ पर बर्फ़ नहीं जमा होती है, जहाँ पर छोटे छोटे चारागाह होते हैं, यानी कि झाड़ी नुमा जो खरपतवार होते हैं वो बाहर आते हैं और उनको जो है उनको चरा करके मवेशी उनको चर करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल के महीना आता है, अप्रैल के अंत का महीना आता है, गर्मी चालू होती है, तो गर्मी के सीज़न में हम देखते हैं कि जो शिवालिक की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जो भी शिवालिक की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पर बर्फ़ जमा हुई थी, तो जैसे ही हम गर्मी के सीज़न में आते हैं अप्रैल के अंत में, कब? अप्रैल के अंत में आते हैं। अप्रैल के अंत में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बर्फ़ है वो गल चुकी है और गल करके जो बड़े बड़े चारागाह हैं वो निकल करके खुल करके सामने आ जाते हैं,
चारों तरफ हरियाली हो जाती है। और अप्रैल के अंत के माह में यानी कि जो चरवाहे हैं वो शिवालिक की ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं और उन खुले चारागाहों पर अपनी मवेशियों को ले जाते हैं और चराते हैं। तो ये गुज्जर और बकरवाल की कहानी थी। ये जो है धीरे धीरे वहाँ पर जो मोटी चादर बर्फ़ की होती है धीरे धीरे गलने लगती है, चारागाह खुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि सितंबर के अंत में जो बकरवाल होते हैं एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और फिर वो नीचे की ओर चले आते हैं, क्योंकि सितंबर के अंत तक फिर वही जाड़ा शुरू हो जाता है और फिर बर्फ़ गिरने लगती है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती और ये गुज्जर बकरवाल और ये जो चरवाहे हैं, ये जो समुदाय है, इस प्रकार से अपना जीवन यापन धीरे धीरे करता रहता है। हम देखते हैं कि ये जो अप्रैल आते आते जो शिवालिक की जो कुछ दर्रे होते हैं, लाहौल और स्पीति, लाहौल और स्पीति में अपनी पूरी गर्मियां जो है बिताते हैं। बड़ी बड़ी घाटियां हैं लाहौल और स्पीति नाम की जो घाटियां हैं, जहां पर हरियाली ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा मात्रा में चारागाह होते हैं। तो वहाँ पर ये दोबारा फिर वापस चले जाते हैं और वहाँ पर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनको जो बड़े समुदाय होते हैं चारागाह के, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मवेशी होते हैं, उनको रेवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवड़। वो अपने साथ में रेवड़ को लेकर के यानी कि बड़े बड़े झुंडों को लेकर के मवेशियों के, और वो उधर शिवालिक की पहाड़ियों पर निकल जाते हैं। जैसे ही हम पूर्व की ओर अगर हम चलते हैं, पूर्व की ओर देखते हैं, तो जो गढ़वाल और कुमायूं है, गढ़वाल और कुमायूं में गुज्जर चरवाहे हैं जो कि सर्दियों में भाबर की ओर चले जाते हैं। भाबर एक स्थान होता है, भाबर वो होता है कि जैसे कि सुना होगा कि जब पहाड़ियों से ऊपर से नदियाँ आती हैं, ऊपर से नदी, पहाड़ से ऊपर से जब नदी आती है, ये मान लो पहाड़ है, और पहाड़ से जब नदी कोई नीचे की ओर आती है, बहती है, नीचे की ओर बहने लगती है, तो होता क्या है कि ये जो तलहटी वाला मैदान है, ये जो तलहटी वाला मैदान है, जहाँ पर कंकड़ पत्थर ले करके वो नदी बहती हुई चली आती है, तो कंकड़ पत्थर के नीचे नीचे नदी बहती रहती है। तो ये स्थान कहलाता है भाबर। क्या कहलाता है? ये स्थान कहलाता है भाबर। तो भाबर नामक स्थान पर ये जो गुज्जर हैं, गढ़वाल और कुमायूं के जो भाबर नामक स्थान है, यहाँ पर गुज्जर मवेशियों को ले आते हैं और यहाँ पर चले आते हैं। जो सूखे जंगल हैं बड़े बड़े, इनमें अपने मवेशियों को रखते हैं और इन स्थानों को, जहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं, इन स्थानों को, भाबर के आसपास जो स्थान हैं घास के, उनको बुग्याल कहा जाता है। तो बुग्याल की तरफ चले आते हैं। तो ये सारे जितने भी गुज्जर बकरवाल और ये इस प्रकार से चारागाहों को ढूंढते रहते हैं और बार बार ये शिवालिक की ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं गर्मियों में, फिर जाड़ों में नीचे चले आते हैं। ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। ये जो घटना है, ये जो आपने देखा, जो तत्कालिक हमने घटना बताई चारागाहों की, ये घटना औपनिवेशिक काल के पहले की है, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पूर्ण तरीके से वनों पर अपना नियंत्रण नहीं था, मवेशियों पर, चारागाहों पर अपना नियंत्रण नहीं था। हम तब की चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है चारागाहों पे अपना मवेशी अपना जीवन यापन करते हैं। और ये सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते, ये पठारों में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, रेगिस्तान के जो बड़े बड़े मैदान हैं वहाँ पर रहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एक धंगर प्रजाति होती है चारागाहों की। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे धंगर, क्या नाम होता है? धंगर। ये महाराष्ट्र के चरवाहे हैं, जो कि धंगर एक समुदाय है, महाराष्ट्र का एक जाना माना समुदाय, जिसकी आबादी लगभग 4,67,000 है। कितनी? 4,67,000। 4,67,000 इसकी आबादी। किसकी? धंगर। ये जो धंगर समुदाय है महाराष्ट्र में, ये जाना माना चरवाहा, और इसकी लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है इसकी आबादी कितनी थी? 4,67,000।
20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी आबादी लगभग 4,67,000 थी। हम देखते हैं कि ये समुदाय जो है ज़्यादातर घरड़िए चरवाहे थे। ये समुदाय जो है कंबल और चादरें बेचता था। क्या बेचता था? कंबल और चादरें ये चरवाहे बेचते रहते थे। महाराष्ट्र के धंगर जो समुदाय था, और ये जो है बरसात के दिनों में, धंगर जो होते हैं ये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारी इलाकों में चले जाते हैं। देखिए, मध्य पठारी इलाका जो होता है महाराष्ट्र का, मध्य पठारी इलाका, ये जो मध्य पठारी इलाका है ये शुष्क इलाका है। ये कौन सा इलाका है? शुष्क इलाका है। जो महाराष्ट्र का पठारी इलाका, ये शुष्क इलाका है। इसमें रीजन ये होता है कि अगर जैसे ही बरसात शुरू होती है तो बरसात में भैंसों को छोड़ करके, भैंस जो कि दलदल में रह सकती है वो रह लेती है, उसको सही लगता है, लेकिन अन्य जो मवेशी हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, ऊँट हैं, इन सब के लिए वो दलदली क्षेत्र नुकसानदेह साबित होता है। वो वहाँ पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए अन्य मवेशियों की दिक्कत की वजह से जो वहाँ का जो धंगर समुदाय है वो अपनी मवेशियों को ले करके, जैसे ही बरसात शुरू होती है वो अपने मवेशियों को ले करके उस इलाके से दूर चले आते हैं। और कहाँ चले आते हैं? मध्य पठारी इलाके में, जो कि शुष्क इलाका होता है। और वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर उस समय जब ये आते हैं तो वही अक्टूबर के आसपास का वो होता है। अक्टूबर के आसपास जो कि सूखे बाजरे के खेत मिलते हैं, जो कि एक विशाल चारागाह के रूप में होते हैं। यानी कि बाजरे का लगभग अक्टूबर के महीने में जब कटाई होने लगती है तो वो जो इलाका है बाजरे की कटाई वाले, तो वो विशाल चारागाह के रूप में खुल करके सामने आते हैं। और उसमें महीने भर के लिए रेवड़ रुक जाते हैं, वहाँ पर उस शुष्क इलाके में रुक जाते हैं। और रेवड़ अपने मवेशियों को ले जा करके, अपने झुंडों को दिल खोल कर वहाँ पर अपना चराते रहते हैं। तो इस प्रकार से मवेशी अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि उनको जब वो चलते हैं अपने क्षेत्रों से, तो किसानों से बहुत तालमेल बना करके रखना पड़ता है, क्योंकि किसानों के लिए वो लाभदायक कहीं ना कहीं साबित होते हैं। क्योंकि जो खरीफ की फसल होती है, लगभग हम देखते हैं कि कोंकण में जो किसान होते हैं, कोंकण के किसान, वो खरीफ की फसल काट करके रबी की फसल की शुरुआत करते हैं, रबी की फसल बोने की शुरुआत करते हैं। और आप जानते होंगे कि जो खरीफ की फसल होती है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में लगभग कटाई जाती है। तो सितंबर के लास्ट तक क्या करते हैं कि जब कटाई होती है फसलों की, तो जो ठूंठ बचते हैं उसमें छोटी मोटी जो घास उत्पन्न होती है वो मवेशियों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और हालांकि जब मवेशी जाते हैं उसमें महीने भर के लिए, वहाँ उन खेतों में जहाँ पर ठूंठ लगे हुए हैं उन खेतों में जब चरते हैं तो मवेशी गोबर छोड़ते हैं, जिससे वहाँ की ज़मीन जो है उपजाऊ हो जाती है। तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं वो लाभप्रद साबित होती है। तो इसलिए किसानों से तालमेल बना करके वो मवेशी रखते हैं, वो जो चरवाहे हैं वो रखते हैं। तो आपने देखा ये धंगर प्रजाति जो है ये पठारी शुष्क इलाके में रहना ज़्यादा पसंद करती है। और जैसे ही हम आगे चलते हैं, कोंकण किसानों के धंगरों को जो है, कोंकण जो वहाँ के किसान हैं जो कि खरीफ की फसल काट चुके हैं और रबी की फसल बोने वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो उनके आने में जब वो आते हैं, चरवाहे आते हैं, तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और बदले में उनको जब वो चराते हैं उनके खेतों में और उनकी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं चरवाहे, तो बदले में जो कोंकण किसान हैं बदले में अनाज देते हैं, चावल देते हैं उनको। क्योंकि रीज़न ये होता है कि जो चरवाहे हैं, जो धंगर प्रजाति के लोग हैं, ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर चावल नहीं होता, वहाँ पर इस प्रकार के अनाज नहीं होते, तो ये देते हैं, काफ़ी प्रसन्नता होती है उनको और वो चावल ले जा करके अपने प्रदेशों में चले जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के शुष्क पठारी घास और
जो पत्थरों से जो क्षेत्र हैं पत्थरों के, यानी कि भेड़ बकरिए गरणियों का वहाँ पर बसेरा रहता है। और हम देखते हैं गोल्ला समुदाय के लोग, यानी कि गोल्ला जिनको बोला जाता है, वो गाय भैंस पालते हैं। जो गोल्ला समुदाय के लोग होते हैं, तो एक गोल्ला समुदाय होता है। कौन सा? गोल्ला समुदाय। हालांकि हम समुदाय जिन जिन समुदायों की चर्चा कर रहे हैं वो सारे समुदाय क्या हैं? चरवाहे ही हैं, चरवाहे हैं। तो ये गोल्ला समुदाय के जो लोग हैं वो गाय भैंस पालने का काम करते हैं। हमने देखा कि धंगर प्रजाति के जो लोग होते हैं, धंगर समुदाय के लोग, वो भेड़ बकरी पालने का जो रिवाज होता है, परंपरा होती है। लेकिन जो गोल्ला समुदाय के लोग होते हैं ये गाय भैंस पालते हैं। और हम देखते हैं धंगर प्रजाति के कुछ लोग कंबल का व्यवसाय करते हैं, कंबल बेचते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो गोल्ला समुदाय के लोग होते हैं वो गाय भैंस पालते हैं। कुरमा और कुरबा, कुरमा और कुरबा, कौन से? कुरमा, कुरमा और कुरबा। कुरमा और कुरबा ये भी एक समुदाय है। तो कुरमा और कुरबा जो समुदाय है ये क्या करता है? ये भेड़ और बकरी पालता है। जिस प्रकार से यहाँ धंगर समुदाय पालता है उसी प्रकार से कुरमा और कुरबा जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो समुदाय है वो क्या करता है? वो भेड़ और बकरियाँ पालता है। लेकिन गोल्ला समुदाय के लोग हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो कंबल का व्यापार करते हैं और हम देखते हैं कि वो गाय भैंसों को पालते हैं। तो ये जो है जो कुरमा और कुरबा नाम का जो समुदाय है वो भेड़ और बकरियां पालता है। और हम देखते हैं ये जब गांव में जाता है तो कंबल का व्यवसाय भी करते हैं, कंबल और छोटे मोटे धंधे करते हैं। जैसे किसी के किसानों में खेती करनी है तो उनके लिए जानवरों को उपलब्ध कराते हैं, जानवरों को अपने जानवरों को उपलब्ध कराते हैं कि ले जाइए, मैं इन खेतों में मेरे मवेशी जो है इन खेतों में मदद करेंगे। तो इसके बदले में उनके छोटे मोटे धंधे चलते रहते हैं, अपनी जीवन यापन जो है चलता रहता है। लेकिन जैसे ही मानसून की पहली बारिश आती है, मानसून वैसे ही तटीय इलाकों में जो दलदली इलाका होता है वो उनके रहने लायक नहीं रह जाता और वो फिर शुष्क पठारी इलाकों में चले जाते हैं। बाकी इलाकों में जाना जरूरी समझते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा चरवाहों में एक जाना माना जो समुदाय होता था बंजारा, आपने बंजारा मूवी भी देखी होगी और उसमें बंजारों को दिखाते हैं। तो वो एक बंजारा भी एक समुदाय था जो कि यूपी अपना उत्तर प्रदेश, जो कि बंजारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं। तो बंजारा जो होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं? जो बंजारा एक समुदाय है, जाना माना समुदाय, तो बंजारा समुदाय कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। और आपने देखा कि पंजाब के कुछ प्रदेशों में जो कि बंजारा रहते हैं। तो ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और इनका भी यही व्यवसाय होता है, यानी कि वन उत्पादों को बेचना, छोटे मोटे मवेशियों को ले जाना और उनसे छोटे मोटे व्यापार करना। और रास्ते में अनाज लेना, अपना अनाज ले लेते थे, गांव में खेत जोतते थे, दूसरे की मदद करते थे। तो इस माध्यम से वो अपना जीवन यापन चलाते हैं जो बंजारा होते हैं। लेकिन जैसे ही हम रेगिस्तान में पहुंचते हैं तो रेगिस्तान के इलाकों में जो चरवाहे होते हैं वो दूसरी प्रजाति के होते हैं। वहाँ पर जो प्रजाति होती है रेगिस्तान में उनको रायका समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? रायका समुदाय। आइए राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान एक ऐसा इलाका, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, एक ऐसा इलाका जहाँ पर बारिश ना होती हो, बारिश की मात्रा बहुत कम रहती है, शुष्क प्रदेश होता है, यानी कि वहाँ की ज़मीन जो है ज़्यादातर बंजर होती है। तो वो ऐसा इलाका राजस्थान जहाँ पर एक समुदाय रहता है जो कि एक बड़ा समुदाय होता है और जिसको बोलते हैं रायका समुदाय। क्या बोलते हैं? रायका समुदाय। रायका समुदाय, रायका समुदाय।
रायका समुदाय जो कि राजस्थान में रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं चरवाहों की, यानी कि विभिन्न प्रकार के चरवाहे जो कि विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं और किस किस मानसून में उनका किन किन प्रदेशों में वास होता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। आप हमारे चैनल को दोस्तों तक पहुंचाएं और शेयर करें और बहुत ही विस्तार से इस समरी को पढ़ने का प्रयास करें। मैं जो बता रहा हूँ यानी कि ये आप लिखने का प्रयास भी कर सकते हैं, उसको कुछ शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ रेगिस्तान, जो कि रेगिस्तान का एक बड़ा इलाका जो कि राजस्थान में, जहाँ पर एक समुदाय रहता है चरवाहों का, जिसे कौन सा समुदाय बोला जाता है? रायका समुदाय। क्या बोला जाता है? रायका समुदाय। तो रायका समुदाय क्या काम करता है? रायका समुदाय बरसात में तो लगभग बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इन सब में अपने गाँव में रहते हैं। तो रायका समुदाय कहाँ कहाँ रहता है? आपने देखा कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो इलाका है उनका बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन्हीं इलाकों में अपने गांव बसाए हुए हैं रायका समुदाय और उसी में रहते हैं। तो ये बरसात में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर आते आते वो चारागाहों की तलाश में दूर दूर तक निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही अगली बारिश आती है और फिर अगली बारिश में वापस लौट आते हैं। तो रायकाओं का एक बड़ा तबका जो है ऊँट पालता है। क्या पालता है? ऊँट। तो आपने देखा कि रायका समुदाय ऊँट पालता है। हालांकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को, तो रीज़न ये होता है कि ऊँट जो है रायका समुदाय इसीलिए पालता है क्योंकि रेगिस्तान का काफ़ी ज़्यादा बड़ा इलाका है। वहाँ पर जो है उन मानसून में सबसे ज़्यादा संतुष्ट कौन सा मवेशी रह पाता है? एक ही जानवर है जिसे बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, जिसे बोलते हैं ऊँट। तो रायका समुदाय सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊँट का व्यवसाय करता है और कुछ जो है भेड़ बकरियां भी पालते हैं। हम देखते हैं ये इन चरवाहों के जो ज़िंदगी है उनके बारे में हमने देखा कि वो कुछ चीज़ों का हमेशा ख्याल रखते हैं। एक चीज़ तो ये कि रेवड़ इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उन्हें कितने दिन तक इस इलाके में रहना है, कब तक जो है बारिश हो रही है और कब तक बारिश में ये अपने इलाके में संतुष्ट रह पाएंगे। जैसे ही दलदली इलाका हो जाता है, ऊँट के लायक नहीं होता है, वैसे ही वो अपने समुदाय में, अपने गांव में फिर वापस चले आते हैं। कहाँ पर? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, अपने समुदाय में फिर चले आते हैं। तो इस प्रकार से वो हम देखते हैं कि वो जानवर जो कि इस हिसाब से किसानों से अच्छे संबंध बनाते हैं कि जब वो इलाकों में जाएं तो वहाँ पर उनके खेतों में अपने मवेशियों के द्वारा चरा सकें, मवेशी उनका अपना जीवन यापन कर सके उसमें, और इसके बदले में जो ज़मीन उपजाऊ कर रहे हैं मवेशी, उसके बदले में किसान उन्हें कुछ अर्पित कर सकें, उन्हें कुछ अनाज दे सकें। तो ये जो है चरवाहों का जीवन यापन होता है। साथियों, ये जो हमने कुछ समुदाय बताए, जो कि आपने देखा रायका समुदाय, आपने देखा धंगर समुदाय जो कि महाराष्ट्र में रहने वाला था, आपने देखा गोला समुदाय, आपने देखा कुरमा और कुरबा समुदाय, आपने देखा कि जो है पहाड़ों में जम्मू कश्मीर में रहने वाला एक समुदाय गुज्जर बकरवाल समुदाय। तो आपने देखा कि ये किन किन माध्यमों से अपने जो है किस मौसम में कहाँ कहाँ रहते हैं। ये रास्ते में जब लौटते हैं, जो कि आपने गुज्जर बकरवाल के बारे में आपने सुना था, तो हमने बताया था कि जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब शिवालिक की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से अक्टूबर गर्मियां पूरी वहां बिताते हैं, और गर्मी बिताने के बाद में जैसे ही बरसात का मौसम आता है वो नीचे आते हैं। जैसे ही जाड़ों में हम देखते हैं कि बर्फ़ से चोटियां ढकने लगती हैं तो नीचे आते हैं। तो हालांकि वो नीचे आने से पहले वो अपने जानवरों को, जैसे जो भेड़ पालते हैं, उनका ऊन निकालते रहते हैं, रास्ते में ऊन निकाल लेते हैं, और फिर
उनका व्यापार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये गुज्जर बकरवाल आपने देखा। तो इस प्रकार से विभिन्न चरवाहों के बारे में आपने जाना कि किस मौसम में कौन से समुदाय के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। ये विश्व के चरवाहों के बारे में जानकारी थी। आप पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन में चरवाहों का जीवन कैसा रहा। ये आपको जो बताया गया, जितने चरवाहों के बारे में आपको बताया गया, ये वो काल था जब औपनिवेशिक दौर से पहले का काल था, कि जब वहाँ पर किसी अंग्रेज़ों का नियंत्रण नहीं था, जब वहाँ पर औपनिवेशिक कॉलोनियाँ नहीं थी, जब वहाँ पर एक स्वतंत्रता दी जाती थी मवेशियों को, उनको चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह जो कि स्वतंत्र पड़े रहते थे, उसमें किसी एक विशेष का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार न होने से इनको स्वतंत्रता मिली हुई थी और इस प्रकार से अपना आज़ाद जीवन जी रहे थे। लेकिन आगे चल करके जैसे ही औपनिवेशिक काल आता है, वहाँ पर वनों पर नियंत्रण आ जाता है, वन विभाग का नियंत्रण आ जाता है। उसी प्रकार से इन चारागाहों पर भी नियंत्रण आ जाता है, औपनिवेशिक कॉलोनियाँ बन जाती हैं। तो धीरे धीरे उनके चरवाहों में के जीवन में असर पड़ता है, उनका एक नया जीवन चालू होता है, एक नया प्रभाव होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से अगले सेशन में पढ़ेंगे और हम जानेंगे। ये तो थे भारत के तुम्हारे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का आपने देखा, जम्मू कश्मीर का देखा आपने, राजस्थान के देखा चरवाहे। आगे हम जानेंगे कि अफ्रीका के चरवाहों का आधुनिक जीवन क्या था, आधुनिक जीवन कैसा रहा होगा, और अफ्रीका में कैसे औपनिवेशिक काल वहाँ का रहा। तो ये सारी जानकारी हम अगले सेशन में फिर विस्तार से कवर करेंगे। ये कहानी चलती रहेगी। बस मान के चलिए कि बहुत ही हम समाप्ति की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल लास्ट सेशन होगा आपका अफ्रीका के चरवाहों के बारे में, और इसके बाद हम शुरू करेंगे अगली आने वाली NCERTs जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री हाई स्कूल की। और इस प्रकार से निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि NCERT आपको समरी बराबर दी जाए, विस्तार से दी जाए, और विस्तार से आप कहानी के माध्यम से आप उसको समझ सकें। तो इसी उम्मीद के साथ अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए स्टोरी के साथ में, और आपको और अच्छे से और विस्तार से बताया जाएगा। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।